सोचिए, एक तरफ है हमारी सदियों पुरानी कारीगरी, हमारी विरासत, और दूसरी तरफ एक ग्लोबल फैशन जायंट। ये कहानी सिर्फ चप्पलों की नहीं है, ये तो पहचान, परंपरा और ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बचाने की एक लड़ाई है। तो हुआ ये कि कहानी शुरू होती है दो सैंडलों से। अभी हाल ही में इटली का एक बहुत बड़ा लग्जरी ब्रांड है प्राडा। उसने अपने स्प्रिंग समर 2026 के शो में कुछ ऐसा दिखाया जिसे देखकर सब हैरान रह गए। पता है क्या? वो हूबहू हमारी मशहूर कोल्हापुरी चप्पलों जैसी दिख रही थी। सोचिए, एक तरफ हजारों रुपए का डिजाइनर टैग और दूसरी तरफ हमारी पीढ़ियों की मेहनत और कला। बस फिर क्या था, इस बात पर तुरंत एक बहस छिड़ गई। लोगों ने इसे कल्चरल मिस एप्रोप्रिएशन का नाम दिया। मतलब, जब कोई एक कल्चर दूसरे कल्चर की चीजों को बिना समझे या सम्मान दिए अपना लेता है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि भाई, इस ग्लोबल स्टेज पर हम अपने इन खास रीजनल प्रोडक्ट्स को आखिर बचाएं तो कैसे? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और उस सिस्टम को समझते हैं जो खास तौर पर ऐसी ही मुश्किलों से निपटने के लिए बनाया गया है। तो ये जीआई टैग आखिर है क्या भला? देखिए, इसे आप एक क्वालिटी की गारंटी मान सकते हैं, एक पक्की मुहर। जैसे असली शैंपेन सिर्फ फ्रांस के शैंपेन इलाके में ही बन सकती है ना? बिल्कुल वैसे ही जीआई टैग ये पक्का करता है कि किसी प्रोडक्ट की जो खासियत है, जो उसकी पहचान है, वो सीधे सीधे उसकी जगह और उसे बनाने के पारंपरिक तरीके से जुड़ी है। तो ये सिर्फ एक टैग नहीं, ये एक विरासत की पहचान है। अच्छा, भारत में इसकी कहानी शुरू हुई साल 1999 में, जब जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट पास किया गया। फिर 15 सितंबर 2003 को ये कानून लागू भी हो गया। और जानते हैं, भारत का सबसे पहला जीआई टैग किसे मिला? हमारी और आपकी सबकी पसंदीदा मशहूर दार्जिलिंग चाय को। इसने आगे के लिए एक रास्ता तैयार कर दिया। अब सवाल उठता है कि इस पूरे सिस्टम का मकसद क्या है? देखिए, इसके कई बड़े फायदे हैं। पहला, ये हमारे लोकल प्रोडक्ट्स को एक खास पहचान देता है। दूसरा, कोई उसकी नकल नहीं कर सकता। तीसरा, इससे बाजार में उसकी वैल्यू बढ़ती है, एक्सपोर्ट में मदद मिलती है। और सबसे ज़रूरी, ये हमारे गांव की इकोनॉमी और जो पीढ़ियों से चला आ रहा ज्ञान है, उसे बचाता है। तो अब तैयार हो जाइए, चलिए भारत के कुछ ऐसे ही अद्भुत खजानों की सैर करते हैं जिन्हें ये खास पहचान मिली हुई है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने? 2025 तक भारत में 450 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल चुका है। मतलब 450 से ज्यादा। और इसमें सब कुछ है, हाथ से बनी खूबसूरत चीजें हैं, खेतीबाड़ी के उत्पाद हैं, और तो और कुछ ऐसे खाने पीने की चीजें भी हैं जिनके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये नंबर दिखाता है कि हमारा देश कल्चर और ज्योग्राफी के मामले में कितना रिच है। तो इस दौड़ में कौन से राज्य सबसे आगे हैं? चलिए देखते हैं। लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है कर्नाटक और तमिलनाडु का। कर्नाटक अपनी शानदार मैसूर सिल्क के लिए फेमस है, तो वहीं तमिलनाडु की कांचीपुरम सिल्क की तो बात ही अलग है। इनके ठीक पीछे है उत्तर प्रदेश अपनी बनारसी साड़ियों के लिए, केरल अपने अनोखे अरणमुला कन्नाडी आईने के लिए, और हाँ, महाराष्ट्र अपनी वही मशहूर कोल्हापुरी चप्पल के लिए। लेकिन ये लिस्ट सिर्फ कपड़ों और चप्पलों तक ही सीमित नहीं है। कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे। जैसे, कभी आपने चींटियों से बनी चटनी के बारे में सुना है? जी हाँ, सही सुना। ओडिशा की सिमलपार काई चटनी को भी जीआई टैग मिला हुआ है। ये लाल बुनकर चींटियों से बनती है। अब सोचिए, हमारी विरासत कितनी अनोखी और गहरी है। चलिए, अब घूम फिर कर वापस उसी मुद्दे पर आते हैं जहां से हमारी ये चर्चा शुरू हुई थी, प्राडा वाले विवाद पर। तो सवाल यही है जो सबके मन में होगा कि भाई, अगर कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग से प्रोटेक्शन मिली हुई है, तो फिर कोई इंटरनेशनल ब्रांड उसका डिजाइन इतनी आसानी से कॉपी कैसे कर सकता है? देखिए, यहीं पर एक पेंच है। इसका जवाब ये है कि जीआई टैग की जो सुरक्षा है ना, वो टेरिटोरियल होती है। आसान भाषा में कहें तो भारत में मिला जीआई टैग सिर्फ और सिर्फ भारत की सीमाओं के अंदर ही काम करता है। दुनिया के दूसरे देशों में ये अपने आप लागू नहीं हो जाता। तो फिर इंटरनेशनल प्रोटेक्शन का रास्ता क्या है? इसके लिए एक 2 स्टेप वाला प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। स्टेप 1, पहले अपने देश में जीआई टैग हासिल करो। स्टेप 2, फिर जिस जिस देश में प्रोटेक्शन चाहिए वहां अलग से अप्लाई करो। और ये प्रोसेस काफी लंबा और खर्चीला भी हो सकता है। और आपको बता दूं, ये लड़ाई कोई नई नहीं है। भारत ने पहले भी अपने हक के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं।
याद है 1995 में हल्दी के पेटेंट का मामला, फिर 1997 में बासमती चावल का और 2000 में नीम का। ये प्राड़ा वाला जो मामला है वो इसी लंबी लड़ाई की एक और कड़ी है। तो चलिए अपनी ये शानदार यात्रा उत्तर और मध्य भारत से शुरू करते हैं, जहां हर गली, हर शहर में एक अलग ही कला और स्वाद बसता है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की शान देखिए। यहाँ की दुनिया भर में मशहूर बनारसी साड़ी और बनारस का वो खास पान तो है ही, और कमाल की बात यह है कि बनारस की कला सिर्फ कपड़ों तक नहीं बल्कि संगीत के साजों तक को जीआई टैग मिला हुआ है। फिर लखनऊ की नज़ाकत से भरी चिकनकारी है, मथुरा की सांझी कला है जिसमें कागज पर कृष्ण लीला को उकेरा जाता है, और स्वाद की बात करें तो पीलीभीत की मीठी धुन वाली बांसुरी से लेकर मुजफ्फरनगर के लाजवाब गुड़ और मिर्जापुर की मिट्टी के बर्तनों तक हर चीज में एक कहानी है, एक पहचान है। अब जरा भारत के दिल मध्य भारत की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश की चंदेरी और महेश्वरी साड़ियां अपने हल्केपन और शाही जरी के काम के लिए जानी जाती हैं। और हाँ, रतलाम के तीखे सेव को कैसे भूल सकते हैं। वहीं पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका अपनी ढोकरा कला, जो कि मेटल कास्टिंग की एक बहुत पुरानी तकनीक है, और वहाँ की लकड़ी पर की गई कारीगरी और कोसा सिल्क के लिए मशहूर है। अच्छा, अब हिमालय की वादियों से लेकर उत्तरी मैदानों तक का सफ़र करते हैं। हर राज्य का अपना एक गौरव है। हिमाचल के गरम कुल्लू शॉल, बेहद खूबसूरत चंबा रुमाल और मन मोह लेने वाली कांगड़ा पेंटिंग्स, तो वहीं उत्तराखंड की रसीली रामनगर लीची और पौष्टिक मंडवा बाजरा। और मैदानों की तरफ आएं तो हरियाणा के टेक्सटाइल से लेकर पंजाब की रंग बिरंगी फुलकारी और दुनिया भर में अपनी खुशबू बिखेरने वाला बासमती चावल, ये सब अब उस क्षेत्र की पहचान बन चुके हैं। चलिए अब देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, एक ऐसा इलाका जहां की संस्कृति और प्रकृति दोनों ही बेमिसाल हैं। पश्चिम बंगाल का नाम आते ही सबसे पहले जहन में क्या आता है? जाहिर है दार्जिलिंग की चाय। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ मालदा के आम, बंगाल का रसगुल्ला, बालूचरी साड़ी और बांकुरा की टेराकोटा कला भी अपनी खास जगह रखती है। और सर्दियों की खास मिठाई जैन अनार की मोआ, वाह! हर चीज में बंगाल की मिठास और कला झलकती है। बिहार और उड़ीसा की विरासत भी कुछ कम नहीं है। बिहार का भागलपुरी सिल्क, शाही लीची और सिलाओ का खाजा बहुत मशहूर हैं, तो वहीं उड़ीसा का रसगुल्ला, संबलपुरी इकत और पट्टचित्र कला, जो कपड़े पर की जाने वाली एक पारंपरिक पेंटिंग है, पूरी दुनिया में सराही जाती है। और पूर्वोत्तर के 7 राज्यों और सिक्किम की तो बात ही अलग है। यहाँ की विविधता देखकर सच में हैरानी होती है। एक तरफ असम की चाय और सुनहरा मूंगा सिल्क है, तो दूसरी तरफ मणिपुर का मशहूर काला चावल और मोइरांगफी कपड़ा, नागालैंड के पारंपरिक शॉल से लेकर अरुणाचल के रसीले संतरे और इदु मिश्मी टेक्सटाइल, और मिजोरम से लेकर त्रिपुरा के खूबसूरत कपड़े। ये पूरा इलाका जैसे प्रकृति और कला का संगम है। अब अपनी यात्रा का रुख पश्चिम भारत की ओर करते हैं, जहाँ के रंग और स्वाद दोनों ही बहुत लाजवाब हैं। गुजरात की पाटन पटोला साड़ी और कच्छ की शानदार कढ़ाई, तो वहीं राजस्थान की बीकानेरी भुजिया और जयपुर की खूबसूरत ब्लू पॉटरी। ये दोनों राज्य कला और स्वाद का एक तरह से खजाना हैं। और बंधनी जैसी कला तो देखिए, दोनों राज्यों की साझी विरासत है। महाराष्ट्र के अल्फांजो आम का स्वाद भला किसे नहीं पता। साथ ही कोल्हापुरी चप्पल और सोने के धागों से बुनी पैठणी साड़ी भी है। और गोवा की बात करें तो वहाँ की खास ड्रिंक फेनी और तीखी खोला मिर्च को भी जीआई टैग मिला हुआ है। चलिए अब भारत के दक्षिणी हिस्से में चलते हैं, जहाँ कला, संस्कृति और परंपरा की जड़ें बहुत गहरी हैं। तमिलनाडु की कांचीपुरम और थिरुभुवनम सिल्क साड़ियों की चमक तो पूरी दुनिया में फैली है। इसके अलावा यहाँ की कला भी बेजोड़ है, जैसे कि तंजावुर पेंटिंग्स और चेट्टीनाड की कारीगरी। और तो और यहाँ के स्वाद भी निराले हैं। ऊटी की खस्ता वर्खे से लेकर कुरकुरी कडले मिट्टे यानी चिक्की तक सबको जीआई टैग मिला है। कर्नाटका अपनी मैसूर सिल्क और मैसूर अगरबत्ती की भीनी भीनी खुशबू के लिए जाना जाता है। साथ ही कुर्ग की बेहतरीन कॉफ़ी, चांदी की कारीगरी वाली बीदरी वेयर क्राफ्ट और बेंगलोर के खास गुलाबी प्याज ने भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। केरल का अरणमुला कन्नाडी और वायनाड का खास चावल, तो आंध्र प्रदेश का विश्व प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू और कलमकारी कला, ये सब दक्षिण भारत की समृद्ध विरासत के शानदार उदाहरण हैं। लेकिन इस लिस्ट में एक चीज बहुत ही खास है, वो है अरणमुला कन्नाडी।
ये कोई आम आईना नहीं है। कमाल की बात यह है कि यह शीशे से नहीं बल्कि एक खास और गुप्त धातु के मिश्रण को कई दिनों तक हाथ से पॉलिश करके बनाया जाता है। ये कारीगरी का एक अद्भुत और रहस्यमय नमूना है, सच में। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है गुजरात का पाटन पटोला और दूसरी तरफ तेलंगाना का पोचमपल्ली इकत। दोनों ही इकत बुनाई के रूप हैं, लेकिन दोनों का डिजाइन, दोनों की तकनीक एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ये दिखाता है कि एक ही कला भारत के अलग-अलग कोनों में कितने खूबसूरत तरीकों से विकसित हुई है। हमारी ये यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। चलिए भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की अनूठी धरोहर पर भी एक नज़र डालते हैं। जम्मू कश्मीर की दुनिया भर में मशहूर पश्मीना और केसर से लेकर लद्दाख की खुबानी तक और अंडमान निकोबार की खास नावों और चटाइयों से लेकर पुडुचेरी के हैंडलूम तक हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की भी एक अलग और बहुत समृद्ध पहचान है। तो इस पूरी यात्रा का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि जीआई टैग सिर्फ एक लेबल या स्टिकर नहीं है, ये किसी भी जगह की आत्मा है, वहाँ के कारीगरों की पीढ़ियों की मेहनत का सम्मान है और सदियों से चली आ रही हमारी विरासत का एक जीता जागता सबूत है। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ। क्या कभी सोचा है कि अपने शहर या गांव की ऐसी कौन सी खास चीज़ है जिससे ये पहचान मिलनी चाहिए? कौन सी ऐसी विरासत है जो अगली जीआई टैग हो सकती है? जरा सोचिएगा जरूर।